आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का क्यों सोचा? उनके मूड में वो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर आएंगे, जिसको अक्सर हम सीजनल डिप्रेशन के साथ भी रिलेट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइपोलर। एक तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको भी नहीं समझ आ रही कि अपनी एंगर की डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि किसका गुस्सा हमने किस पे निकाला। ग्राउंडिंग टेक्निक्स जिसमें आपने अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल में लाते हुए खुद को रिलैक्स करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्मत बतूल साहिबा आज हमारे साथ मौजूद हैं और मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज हम इनसे बात करेंगे मुख्तलिफ़ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जो इस वक्त लोगों को पेश आ रहे हैं, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो केसेस आजकल इनके पास आ रहे हैं उनमें से ज़्यादा तादाद किन चीज़ों की है, और फिर ख़ास तौर पे जो एक बहुत बड़ा कॉमन इशू है वो है बाइपोलर की डिज़ीज़ का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या निशानियाँ होती हैं, क्या कॉजेज़ हैं, उसकी रेमेडी क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम इस्मत बतूल साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने का क्यों सोचा और इसी फील्ड में क्यों आई? एक्चुअली इसको मैंने बड़ा जिसे कहते हैं सोच विचार करके इसमें मैंने बड़े पैशनेट होकर डिसीजन लिया था। इसमें मैं कोई जिसे कहते हैं हादसाती तौर पर आ जाना वो नहीं था। तो बट ये है कि मैंने जब इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि जब लोग इतना ज़्यादा पेन में होते हैं और जब आपकी पेन विजिबल नहीं है और लोग उस चीज़ को कंसीडर भी नहीं करते, तो उसमें ये चीज़ मेरे लिए थी कि बहुत ही ज़्यादा जिसे कह लें कि जिसने मुझे स्ट्रेंथन किया कि मुझे इसी चीज़ को आगे लेकर चलना है। और फिर मैंने इसको बड़ा जिसे कहते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में जैसे बोला कि बड़ा फिर मैंने पैशनेट होकर इस प्रोफेशन को चूज़ किया और फिर फर्दर जो है इसमें आगे की स्पेशलाइजेशंस। अच्छा मैम, आजकल जो ज़्यादातर आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनमें कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? उनमें जो मोस्ट कॉमन नज़र आती है एक चीज़, तो एक तो मेन कि उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आ रही होती, जो कि हम सबको सीखनी चाहिए ना। हमें हर एरिया ऑफ लाइफ में ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में एक तो मेन कॉमनली आपने भी नोटिस किया होगा टॉलरेंस बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी है। लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि अपनी एंगर की डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते कि किसका गुस्सा हमने किस पे निकाल दिया है, और बाद में रियलाइज़ करते हैं और फिर बाद में एक्सक्यूज़ कर रहे होते हैं और बार बार जैसे कहते हैं अपोलोजाइज और एटसेट्रा, उसी पूल में वो चले जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो मैंने देखी है मेनली एक चीज़ वो मैंने नोटिस किया है कि लोगों के मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा बाइपोलर की तरफ भी जा रहे हैं, बट फिर वही लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको पता नहीं है कि हम कौन से डिसऑर्डर का शिकार हैं। उस वजह से वो मूड स्विंग्स उस चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं, बेसिकली वो मूड स्विंग्स नहीं है। और फिर एक और चीज़ बहुत कॉमन है, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये भी हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा, और रिलीजियस ओसीडी जो है इस चीज़ की तरफ लोगों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। इसके नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो आपको ना क्लिनिक में बहुत नज़र आएंगे। मैम, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से सबसे पहले तो 2-3 टिप्स आप देना ताकि हमारी ऑडियंस को आपके आने का कुछ पहले फ़ायदा हो। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है उसमें आपने खुद अपनी बॉडी को इन चीज़ों के लिए रेडी करना है। बताना है कि मेरा जो आपके लिए इंटरनल पीस है वो मैं बाहर की चीज़ों पर रिलाई करके या उन चीज़ों से मैं उनको डैमेज नहीं होने दूंगी। ये अपने खुद, अच्छा इसमें ना आपको सेल्फ एनालिसिस हो। एफर्मेशंस की तरफ आप कह रही हैं? हाँ, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन बहुत बहुत हेल्पफुल है इसमें। आपको सेल्फ एनालिसिस हो, आपने एक अपना चार्ट बनाया हो, आपको पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अब देखिए, जो आपकी वीकनेस है उसको आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं इस चीज़ में इतना ही कर सकता हूँ जो मेरी डोमेन है। मैं अपने दायरे में रहकर कितना उस चीज़ में रोल, हम लोग 5 दफ़ा 100% हर एरिया ऑफ लाइफ में जा रहे होते हैं, वो अचीव करना हमारे लिए, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होता है, फिर स्ट्रेस होता है और लोग फिर उस चीज़ को नेगेटिव स्ट्रेस में लेकर, या जैसे आप कह लें कि सब्सटेंस इंड्यूस की तरफ चले जाते हैं, या नेगेटिव मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स, और फिर उससे और बहुत सारे जो आप डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। अच्छा मैम, अगर किसी को स्ट्रेस इस वक्त है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम किसी को है, उसको घर बैठा हुआ है और स्ट्रेस हो रही है, या वो बोर हो रहा है बहुत जल्दी अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों से, वो 2-3 काम कौन से ऐसे करे, क्योंकि ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबके साथ ही कहीं ना कहीं होती है, तो वो 2-3 कौन से ऐसे काम फौरी तौर पे कर सकते हैं जिससे वो इजी हो जाए? अच्छा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को हमने बहुत लाइट लिया हुआ है। हमें लगता है कि इससे क्या हो जाएगा। अगर हम उसकी मैकेनिज्म को समझें कि हमने ब्रीथ इन किया है और ब्रीथ आउट किया है, और हम महसूस करें कि हमने एक बलून के अंदर जो है वो हवा भरी है, या हम ये फील कर लें, लेट्स सपोज कि हमने एक बलून के अंदर अपने सारे स्ट्रेसेस जो इस वक्त मुझे इरिटेट करें या मेरे बिहेवियर को चिड़चिड़ापन ला रहे हैं, वो हमने एक बलून
के अंदर डाल दिए और उस बलून को हमने फिर हवा में छोड़ दिया। ये इमेजिन करना है, इसको इनहेल और एक्सहेल के साथ इस तरह भी कर लें। आप माइंड में इमेजिन कर लें कि मैंने इनहेल किया है और अपने सारे स्ट्रेसेस जो हैं वो एक बलून में किए हैं, और उसके बाद जैसे ही मैंने सांस बाहर निकाला तो वो बलून जो है वो समझे मेरी बॉडी से जो नेगेटिविटी थी वो रिलीज हुई है और वो एयर में चली गई है। आपने इन चीज़ों को फील करना है। दूसरी नंबर पर जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं जो हम पूरी बॉडी को, हम बैठे हैं बैठकर भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में वहाँ पे भी कर सकते हैं, घर पे लेट के कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा टाइम मिले, 2 से 3 मिनट है। उसके बाद ग्राउंडिंग टेक्निक्स जिसमें आपने अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल में लाते हुए खुद को रिलैक्स करना है। ये माइंडफुलनेस की बात, माइंडफुलनेस, एग्जैक्टली अच्छा, माइंडफुलनेस। सेकंड नंबर पे आपने क्या बताया? मैंने आपको PMR का बताया, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज। इसमें क्या करना होता है, हमने अपने पाँव से स्टार्ट करके आपने हेड तक, मतलब टो से हेड तक हमने पूरी बॉडी के मसल्स को पहले कॉन्शियसली, मतलब खुद कॉन्शियसली टेंस करना है, फिर उनको हमने ईज करना है, रिलैक्स करना है। भी जैसे अब देखिए हमारे ये मसल्स हैं, हमने इनको टेंस किया फिर इनको रिलीज किया। इसी तरह से हमने हर एक मसल को कॉन्शियसली फिंगर से स्टार्ट करना है अपने पाँव की और हेड तक हमने इस चीज़ को लेके जाना है। उसमें जब हमने रिलीज करना है साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करते रहें और खुद को, जो आपने पहले सेल्फ अफर्मेशन का एक वर्ड बोला, साथ में खुद को बताएं कि मैं इस वक्त सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर लूंगी अब, और जो मेरे दायरे कार में है वो मैं कर लूंगी। अच्छा, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए ना। प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को किस तरह लेके आना है। अगर मैं रिसर्च इस चीज को इतना सेकंड करती हैं कि माइंडफुलनेस से आप अपने ट्रॉमा को भी मिनिमाइज कर रहे हो, मतलब इतना माइंडफुलनेस के एक्सरसाइजेज हेल्पफुल। तो ये सब माइंडफुलनेस है, बेसिकली आपने लम्हा मौजूद में खुद को लेकर आना है और इससे खुद को बेहतर करने की कोशिश करनी है। अच्छा मैम, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बाइपोलर। एक तो जिसको ये प्रॉब्लम होती है उसको भी नहीं समझ आ रही होती कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों है, और जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं वो यही समझते हैं कि यार ये एक शख्स है और हम इसके साथ बात करते हैं, इसका बड़ा अच्छा मूड था, लेकिन अचानक कोई थोड़ी सी बात इसके मिजाज के ख़िलाफ़ हुई है, या मिजाज के ख़िलाफ़ बसा औकात नहीं भी होती, बस कोई बात ही हुई है तो ये अचानक यहाँ से इसका एग्रेशन लेवल यहाँ पे एग्जैक्ट चला गया। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अब मुझे ये बताएं कि ऐसी सूरत हाल में अगर पहले तो जिसको पता है कि मुझे बाइपोलर है वो क्या करें? वो इस तरह से है कि लोग अक्सर इसको ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि बाइपोलर वाला जो है वो अपना टेम्परामेंट लूज करेगा। मैं यहाँ पर क्लियर करती चलूँ कि इसकी बेसिकली उसमें बाइपोलर एक ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें फेजेस हैं, मतलब बाय मीन मतलब दो, जैसे हम 2 की बात करें और पोलर की बात हो रही है, मतलब एक्सट्रीम्स, 2 एक्सट्रीम्स की बात होती है। एक बहुत हाई मूड है उसका जैसे एक्सट्रीम, हाँ एग्जैक्टली एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी, और एक उसका बिल्कुल लो मूड है जो कि जिसमें आप उसका डिप्रेशन कह लें। तो जो ये 2 पोल्स हैं इसमें ये फील फॉर नहीं होता, मतलब जैसे हम 24 आवर्स में अगर साथ में ऑफिस में हैं तो अचानक ऐसा नहीं होगा कि उसका मूड एकदम ही ठीक होगा और बेहतर होगा। इसमें ड्यूरेशन है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। भी मैं आपको थोड़ा बाइपोलर को एक्सप्लेन करती चलूँ कि बाइपोलर जो है वो बेसिकली जो ऐसा मूड डिसऑर्डर है जिसमें इंसान 2 फीलिंग्स को महसूस करता है। वो मरीज होता है, उसको 2 किस्म की मिजाज हमें उसके नजर आएंगे। एक होता है मेनिक एपिसोड जिसको हम मेनिया बोलते हैं। बाइपोलर को लेबल करने के लिए मेनिक एपिसोड का होना बेहद ज़रूरी है। अगर उसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स नहीं भी आ रहे हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, वो फिर भी उस चीज़ को निगलेक्ट किया जा सकता है, बट मेनिक एपिसोड होगी तब हम उसको देन लेबलाइज कर सकेंगे कि ये बंदा जो है वो बाइपोलर का शिकार है। एपिसोड में क्या होता है? जी, मेनिया में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन आपको अपने घर में भी महसूस हो जाएगा, आप अपनी फैमिली में भी नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ क्या ऐसा कोई इशू तो नहीं, उसके अंदर आपको एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी मिलेगी। वो इतना एनर्जेटिक हो जाएगा, वो इतना भाग भाग कर काम करेगा कि घर वाले बल्कि ये समझते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अब तो चलो ये एक्टिव हो गया, पहले तो बहुत सुस्त था, काम करता भी नहीं था, तवज्जो नहीं देता था, अब इसकी रूटीन जो है वो बिजी हो गई है। वो ये नहीं उस वक्त महसूस कर पाते कि ये तो इस टाइम जो है वो किसी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखिए एक इंसान को जब वो बहुत ज़्यादा काम करता है, एग्जॉस्ट होता है, तो फिर उसके बाद उसको थोड़ी स्लीप की भी ज़रूरत होती है। इसमें आपको टोटली वो चीज़ ऑपोजिट नजर आएगी। 2 से 3 घंटे बहुत भी है तो ये मरीज सो सकेगा, अदरवाइज वो कहेगा कि मुझे नींद आ भी नहीं रही और मुझे सोने की ज़रूरत भी नहीं है, और वो आपको एग्जॉस्टेड भी फील नहीं होगा, वो इतना एनर्जेटिक रहेगा। एक काम से दूसरा काम, तीसरा काम, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इतने ज़्यादा होंगे कि वो एक काम करेगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ, ये बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, ये काम मेरे लिए कैसा रहेगा। हाइपर एक्टिव स्टेट में रहेगा। हाइपर एक्टिव स्टेट, इतनी हाइपर एक्टिव स्टेट होती है उसकी कि उसको खुद भी नहीं महसूस होता और बिल्कुल भी वो एग्जॉस्ट नहीं होता, लेथार्जिक नहीं होता। फिर जो इसका एक और बहुत कॉमन सिम्टम है, इसके अंदर आपको डिल्यूजनल ग्रेनोसिटी मिलेगी।
ऐसे पेशेंट्स में, वो ये महसूस करेंगे कि उनके अंदर कोई ख़ास चीज़ है, या वो ये फील करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके ज़िम्मे कोई ख़ास काम लगाया गया है, या मैं अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा मजहबी रसूमात करेंगे, बहुत ज़्यादा नमाज या दीनी मामलात, या आप कह लें कि मजलिस और तदरीस, ऐसे मामलात में बहुत बिजी हो जाएंगे। तो और एक चीज़ और जो आप उनके अंदर ये चीज़ नोटिस करेंगे कि वो इस फेज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए ना, वो इतनी ज़्यादा पैसे की और बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं कि बाज़ार अगर वो एक चीज़ लेने के लिए गए हैं तो वो 3 चीज़ें ले आएंगे। अब देखिए, घर वाले तो जब उनके लिए वो चीज़ें ला रहे हैं तो वो तो अच्छा महसूस करेंगे, देवरानियाँ जेठानियाँ या फ़र्ज़ करें घर में जो बाकी उसकी फ्रेंड्स हैं, वो तो खुश होंगे कि चलें कोई नहीं, ये तो बहुत अच्छा हो गया, पहले तो चलो इसके अंदर ये चीज़ नहीं थी, अब तो ये तो चलो अच्छी बात है। और मरीज़ को खुद भी वो जो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ में बड़ा इंजॉय कर रहा होता है। उसकी स्लीप बिल्कुल कम हो जाएगी, इतना ज़्यादा ना, और बहुत ज़्यादा बातों नहीं हो जाएगा, इतनी वो गुफ्तगू करेगा कि आपको हर वक्त वो बात करता हुआ मिलेगा। आपको ये महसूस हो सकता है, ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि अगर आप महसूस करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है, और ये तो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर सम टाइम चली जाती है ये वाली फेज़ की, इस सूरत हाल में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। अब मैम इसका दूसरा जो फेज़ है जी, जिसमें पेशेंट जो है वो डिप्रेसिव से, अच्छा जो ये हमने मेनिया का जिक्र किया, मेनिक एपिसोड, इसकी ड्यूरेशन जो है वो पूरा 1 वीक, एक पूरा वीक जो है उसके अंदर ये सिम्टम्स आपको कंसिस्टेंटली नजर आएंगे। उसके रवैये में चिड़चिड़ापन या इरिटेबिलिटी भी हो सकती है। जैसे ही एक हफ्ता गुजरेगा, एक हफ्ते से कुछ दिन ऊपर भी हो सकते हैं, बट जो डीएसएम के अकॉर्डिंगली हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसमें 1 वीक जो है वो सफिशेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फेज क्या होगी, वो डिप्रेसिव। उसमें आपको एक चीज़ और नजर आएगी, इसमें डिप्रेशन से दरमियान में हाइपोमेनिया की भी फेज आएगी, ओनली 4 डेज के लिए। हाइपोमेनिया के अंदर सारे सिम्टम्स मेनिया वाले ही होंगे, बट उनकी थोड़ी सी, जैसे आप कह ले, कंसिस्टेंसी वो थोड़ी सी लो होगी, सिम्टम्स सारे वही होंगे। हाइपोमेनिया ओनली 4 डेज के लिए होगा, उसके बाद फिर वो दोबारा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। और डिप्रेशन में जैसे अक्सर लो मूड हो जाएगा, उसको ना आप महसूस करेंगे कि उसकी कॉग्निशन बहुत इंपैक्ट होती है, कि सेल्फ स्टीम उसकी बिल्कुल लो हो जाती है, खुद एतमादी की इतनी कमी आ जाती है कि उसको जिंदगी या अपना आप या अपने लोगों के साथ जिंदगी गुजारना सब बेकार लगने लग जाता है, कि इतनी उसकी थॉट्स वर्स्ट हो जाती हैं कि सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी वो फिर इंसान जो है वो जाना शुरू हो जाता है। मैम, अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है? मैं चाहूँगा कि 2-3 मेजर पॉइंट्स आप बताएं जिससे इसका हल किया जा सके। इसमें मैं आपको डिप्रेशन की फेज़ का दौरानिया बताती चलूँ कि 2 वीक्स के लिए वो डिप्रेसिव स्टेट में रहेगा। और एक और चीज़ जो कि हमारी लास्ट टॉपिक से रेलिवेंट हो रही है, कि स्प्रिंग सीजन में जब अप्रैल मार्च में ये पेशेंट्स आपको मैनिक फेज में नजर आएंगे, बहुत एक्टिव नजर आएंगे, और जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा, इनके मूड में वो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर आएंगे, जिसको अक्सर हम सीजनल डिप्रेशन के साथ भी रिलेट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी मिसडायग्नोज हो जाता है अक्सर लोगों से, क्योंकि वो प्रॉपर अपनी हिस्ट्री नहीं देते। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने का जो क्वेश्चन है कि कैसे हम इसके इलाज की तरफ आ सकते हैं, तो इसके इलाज में सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं वो कि आपका देखा ना जाएगा कि आपकी किस वजह से आप जो हैं, आपके अंदर मेनिक एपिसोड की फे आई है, वो आपको क्यों मेनिक एपिसोड हुआ है या बाइपोलर का क्यों शिकार हुआ है। तो वजूहात में मेन इसके जीन्स का बड़ा अहम किरदार है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फिर तो 100% आपके अंदर भी, जैसे कहते हैं ना, 10% मोर देन चांसेस हैं कि आपको भी बाइपोलर हो सकता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे हमने स्टार्ट में स्ट्रेस का जिक्र किया, ट्रॉमा हो सकता है, कोई कंटिन्यूसली आपने बहुत स्ट्रेस बेयर किया, ट्रॉमेटिक, हाँ, ये उसकी कॉजेज में आ रही हैं चीज़ें। तो इस तरह जब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो हम पहले रूल आउट करते हैं कि इसकी वजह क्या बनी है बाइपोलर में इस मरीज़ के जाने की। तो जब हम पीछे वजूहात को रूल आउट करते हैं, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की तरफ सबसे पहले न्यूरोकेमिकल, अक्सर पेशेंट्स में मेडिकेशन सबसे पहले नेसेसरी होती है, क्योंकि उनको इंसाइट नहीं होती ना कि हमें बेसिकली वो हम जब उन्हें बताएंगे कि आप मेनिक एपिसोड में, तो वो कहेंगे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं तो अच्छा है कि अपने काम भाग कर खुद कर रहा हूँ। तो इससे पहले मेडिकेशन स्टार्ट करवाई जाती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ, वैसे तो साइकेट्रिस्ट जो है इस चीज़ में बेहतर गाइड कर सकेंगे कि लिथियम जो ड्रग है वो बहुत पुरानी जो मूड स्टेबलाइजर के तौर पर यूज़ की जाती है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पेशेंट्स को। इन मरीजों को साथ में मूड स्टेबलाइजर स्टार्ट करवाए जाते हैं, ताकि वो जो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे मूड गया है मेनिया में और फिर उसके बाद डिप्रेशन में गया है, तो मूड स्टेबलाइज कर सके। उसके बाद फिर इनको साथ में जो इनकी मेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, आपके देखिए गेरेंडोस्ट्री का जो हमने जिक्र किया, उससे वो बंदा साइकोसिस में भी जा सकता है, जिसमें उसको वो ये कहता है कि मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, या मतलब मैं बातें करता हूँ, या इस तरह के जो हम शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स में चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताना ये चाह रही हूँ कि हमने उन चीज़ों को कैसे रिलेट करना होता है कि आप एंटी साइकोटिक स्टार्ट करवाई जाए, बेंजोडाइज़ेपाइन भी स्टार्ट करवाई जाती हैं। अक्सर
अक्सर लोग इस वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगी कि लोग जहाँ पे भी बेंजोडाइज़ेपाइन का नाम सुनते हैं उनको लगता है नींद की गोलियाँ शुरू करवाई जाएगी और वो फ़ौरन पैनिक कर जाते हैं कि नहीं, हमने तो अपने मरीज को ये शुरू नहीं करवानी। तो देखिए उसके अंदर नींद बहुत ज़्यादा स्लीप कम हो जाती है जब वो मेनिया में होता है, 2 से 3 घंटे वो बंदा सोता है, ज़रूरी होती है, ज़रूरी होती लेकिन है। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। एग्जैक्टली, साइकेट्रिस्ट जब आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हो तो साइकेट्रिस्ट के साथ आपकी कंसल्टेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मेडिकेशन अगर आपको फर्ज करो मेनिया की स्टार्ट करवाई गई है, आपको एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करवाई गई हैं, उसकी वजह से आपकी दूसरा वो जो डिप्रेशन के सिम्टम्स है वो भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। इसलिए साइकेट्रिस्ट के साथ इन टच रहना बेहद ज़रूरी है ताकि सिम्टम्स ओवरलैप ना कर जाएं। मैम मेडिसिन के अलावा इसका वैसे क्या हल है आपके पास? उसमें ये होता है कि जब पेशेंट्स मेडिसिन से कुछ बेहतर होते हैं उसके बाद हम उसको साइकोथेरेपी की तरफ ले आते हैं। साइकोथेरेपी में सबसे पहले जो मेन चीज़ें, अगर वो ये तो मैंने आपके साथ एक्सट्रीम लेवल की बात की, अगर कोई माइल्ड अभी फेज़ में है, जैसे आप कह लें माइल्ड से मॉडरेट के दरमियान में है, तो उसमें सबसे पहले हम उसको ये बताते हैं कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस का एक चार्ट बनाओ। आप देखो कि आपको कौन सी चीज़ें खुशी देती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब सैड कर देती हैं, और आप उस सैडनेस को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। लोगों को बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती ना, कि उनको अपने मिजाज को अंदर वो तब्दीली को समझते ही नहीं है कि हमारे अंदर अब कुछ चेंजेस आ रही हैं या कोई तब्दीली आ रही है। अगर वो इस तरह सेल्फ एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनको खुद पता होगा, जैसे ही वो सिम्टम्स ऊपर नीचे होंगे वो फ़ौरन महसूस कर सकेंगे। एक्सरसाइज जो है वो इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। अभी एक्सरसाइज जैसे आप कह लें कि उसको वॉक कर ले, जिम कर ले, या कोई भी एक्सरसाइज जो वो इजीली कर सकता है। उसके अलावा जैसे अगर देखिए ये इस केसेस में मेरा ख्याल है प्रोफेशनल हेल्प उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइपोलर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर जाते हैं काफ़ी सिम्टम्स को, मिलते जुलते सिम्टम्स है ना। तो अगर आप जितना जल्दी प्रोफेशनल हेल्प को लेने से विदाउट एनी हेजिटेशन आप जाते हैं तो उससे क्या होगा, आपके साइकोलॉजिस्ट आपके साथ सेशन प्लान करेंगे और आपको फ़ौरन मेडिकेशंस अगर स्टार्ट करवानी है तो मेडिकेशंस हो जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट जल्दी पॉसिबल हो सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको प्रोफेशनल हेल्प के साथ अगर आप लेके चलते हैं तो वो ज़्यादा रिकमेंडेबल है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग किसी ऐसे पेशेंट्स के साथ हैं, चाहे माइल्ड उसे जो है वो बाइपोलर है, ज़ाहिर है एक्सट्रीम कंडीशन में तो डॉक्टर्स के पास आप चले जाएंगे, लेकिन वो माइल्ड या मॉडरेट में अगर है जिसमें आप अचानक 2 पोल्स पे स्विच कर जाते हैं, तो उसमें जो आपके आसपास के लोग हैं वो तो बड़े डरे हुए रहेंगे कि हमने कोई बात कर दी, इनका कहीं मूड ना ख़राब हो जाए, वो क्या करें? इसमें उनको ये इंसाइट होनी बेहद ज़रूरी है। इसमें हम साइको एजुकेशन जो है, साइकोलॉजिस्ट का जो मेन रोल है, इसमें हम फैमिली को साइको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आपकी जो पर्सन है उसके साथ ये डिसऑर्डर है, इसमें आपने ये चीज़ों का ख्याल रखने के कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं। हमने स्टार्ट में जो सिम्टम्स का जिक्र किया था कि अगर वो बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहा है, आपको इस चीज़ को समझना है कि वो इस वक्त वो खुद उस मामले में नहीं कर रहा, बाद में जब वो पेशेंट ठीक होता है तो उसको खुद रियलाइज़ होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है जो कि मैंने गलत की है। तो मतलब समझाने का ये है कि उस वक्त वो कॉन्शियसली ये चीज़ें नहीं कर रहा, आप तो उस चीज़ को समझ रहे हैं, आप उसमें जितना उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आप एक सपोर्टिव रोल करें जितना जल्दी हो सके उसको। मेरे ख्याल है फिर वही बात हो जाएगी, प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ले जाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस्मत बतूल साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और बाइपोलर के हवाले से हमने जो गुफ्तगू की ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।